कल्पना कीजिए कि पश्चिमी एशिया में कोई बड़ी भू राजनीतिक उथल-पुथल होती है, कोई मिसाइल दागी जाती है या अचानक कोई बड़ा व्यापारिक मार्ग बंद हो जाता है। हाँ, और फिर कुछ ही हफ्तों के भीतर भारत के किसी छोटे से शहर में एक कारखाने का मालिक अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाता। बिल्कुल, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? सीखने वालों के लिए ये एक दिलचस्प सवाल हो सकता है कि एक घटना जो हजारों मील दूर घट रही है, वो सीधे तौर पर हमारे पड़ोस के किसी छोटे व्यवसाय की कमर कैसे तोड़ सकती है? एकदम सही कहा आपने। अक्सर जब हम किसी व्यवसाय के विफल होने की बात सोचते हैं, तो हमें लगता है कि प्रबंधन ने कोई खराब निर्णय लिया होगा हम्म। या फिर उनका उत्पाद बाजार में नहीं चल पाया। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा खतरा अदृश्य होता है और वो सीमाओं को पार करके बहुत तेजी से आता है। मतलब कारण और प्रभाव के बीच की जो दूरी थी ना, वो अब लगभग खत्म हो चुकी है। सही बात है। और आज की इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। आज हम द ECLGS 5.0 फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। और इस विस्तृत चर्चा के लिए हमारे सामने सरकारी नीति के दस्तावेज, वित्तीय प्रेस रिलीज और कुछ बहुत ही गहराई वाले आर्थिक विश्लेषण रिपोर्ट्स का एक पूरा स्टैक रखा है। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे सरकार ने पश्चिमी एशिया के मौजूदा संकट के कारण व्यवसायों में आई तरलता की कमी, या जिसे हम नकदी का अचानक सूख जाना कहते हैं, उसे रोकने के लिए ये विशाल वित्तीय कदम उठाया है। देखिए, इस विषय की प्रासंगिकता इस बात में है कि ये सिर्फ अर्थशास्त्र का कोई उबाऊ सिद्धांत नहीं है। ये असल में जीवित रहने की रणनीति है। मतलब एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। हाँ, एकदम। जब दुनिया के किसी एक हिस्से में तनाव बढ़ता है, तो उसका असर केवल समाचार चैनलों तक सीमित नहीं रहता। वो समुद्र के मालवाहक जहाज़ों और हवा के रास्तों से होता हुआ सीधे स्थानीय बाजारों के नकद प्रवाह पर प्रहार करता है। तो आइए सीधे उन दस्तावेजों पर आते हैं जो हमारे सामने हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, जिसे हम संक्षेप में ECLGS कहते हैं, उसके संस्करण 5.0 को मंजूरी दे दी है। हाँ, और स्रोत सामग्री के अनुसार इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य बाहरी वैश्विक झटकों और विशेष रूप से पश्चिमी एशिया संकट के कारण व्यवसायों को वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी के अभाव से बचाना है। अब यहाँ एक बात है, ये वर्किंग कैपिटल का अभाव सुनने में थोड़ा तकनीकी शब्द लग सकता है। इसे थोड़ा सरल शब्दों में कैसे समझा जाए? अगर हम इसे बहुत ही बुनियादी स्तर पर देखें, तो वर्किंग कैपिटल किसी भी व्यवसाय का वह पैसा है जो दैनिक कार्यों को चालू रखने के लिए जरूरी है। मतलब रोजमर्रा का खर्चा। बिल्कुल। ये वो पैसा है जिससे कच्चा माल खरीदा जाता है, कारखाने की बिजली का बिल भरा जाता है और हर महीने कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। अच्छा। तो जब कोई बाहरी झटका लगता है, मान लीजिए आप पूर्ति श्रृंखला टूट गई और कच्चा माल नहीं आ रहा, या माल भेजने के लिए कंटेनरों का किराया अचानक 3 गुना हो गया, तो व्यवसाय का सारा नकद भंडार बहुत तेजी से खत्म होने लगता है। पैसा रुक जाता है और व्यवसाय का पहिया वहीं थम जाता है। तो अगर मैं इसे एक एनोलॉजी के जरिए सोचूं, वर्किंग कैपिटल किसी भी व्यवसाय के शरीर में बहने वाले खून की तरह है, ब्लड फ्लो की तरह है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी तुलना है। तो जब पश्चिमी एशिया संकट जैसी कोई भारी चोट लगती है, तो व्यवसाय का खून बहने लगता है, उसका नकद पैसा खत्म होने लगता है। ऐसे में ये ECLGS 5.0 एक इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह काम करता है। एकदम सटीक। ये व्यवसाय को तुरंत जीवित रखने के लिए बाहर से नया खून यानी नई तरलता प्रदान करता है, और व्यवसाय को मरने से बचाने के लिए ये इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन तुरंत देना बहुत आवश्यक है। और मैं देख रहा हूं कि इस ट्रांसफ्यूजन का पैमाना कोई छोटा मोटा नहीं है। इस योजना का लक्ष्य अर्थव्यवस्था में कुल 2.55 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट प्रवाह सुनिश्चित करना है। हाँ, ये एक बहुत ही विशाल राशि है। रुको रुको एक मिनट। यहीं पर दस्तावेजों में एक आंकड़ा है जो गणित के हिसाब से मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। कौन सा आंकड़ा? आप कह रही हैं कि कुल क्रेडिट प्रवाह 2.55 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन सरकार द्वारा इसके लिए जो आधिकारिक बजट परिव्यय तय किया गया है वो केवल 18,100 करोड़ रुपए है। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है शुरुआत में। मतलब ये कैसे संभव है? 18,000 करोड़ रुपए से 2.5 लाख करोड़ रुपए का विशाल क्रेडिट प्रवाह कैसे पैदा हो रहा है? क्या सरकार हवा से पैसा बना रही है, या ये कोई बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम है? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है।
लेकिन मैं बता दूं कि ये कोई वित्तीय जादू नहीं है, बल्कि ये क्रेडिट गारंटी तंत्र की असली ताकत है। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझना होगा कि सरकार ये 2.55 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से निकालकर सीधे कारखानों को नहीं बांट रही है। तो फिर पैसा कौन दे रहा है? पैसा तो बैंक और वित्तीय संस्थान ही उधार देंगे, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता होती है, जैसे पश्चिमी एशिया में युद्ध चल रहा हो, तो बैंक बेहद डरे हुए होते हैं। वे अपनी तिजोरी बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने इस समय उधार दिया तो कारखाने डूब जाएंगे और उनका पैसा वापस नहीं आएगा। यानी ठीक उसी समय जब व्यवसायों को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बैंक उन्हें छाता देने से मना कर देते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। हाँ, ये एक पुरानी कहावत है और ये बिल्कुल सच है। और यहीं पर सरकार की असली भूमिका शुरू होती है। सरकार बैंकों से कहती है कि आप अपना काम जारी रखें और इन व्यवसायों को कर्ज दें। और अगर व्यवसाय डूब गया तो? बस यही वो पॉइंट है। सरकार गारंटी लेती है कि अगर कोई व्यवसाय ये पैसा वापस नहीं चुका पाता है तो वो बैंक के नुकसान की भरपाई करेगी। अब आपका जो सवाल था कि केवल 18,100 करोड़ रुपए क्यों? हाँ, वो गणित अभी भी समझ नहीं आया। देखिए, ये बीमा के सिद्धांत पर काम करता है। सरकार ये अच्छी तरह जानती है कि भले ही संकट बड़ा हो, लेकिन सारे के सारे व्यवसाय एक साथ डिफॉल्ट नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी पैसा वापस ना करे। बिल्कुल। ये जो 18,100 करोड़ का बजट है, ये एक प्रीमियम या बफर की तरह है। ये उस छोटे प्रतिशत की भरपाई के लिए रखा गया है जो शायद वास्तव में अपना ऋण ना चुका पाए। और चूंकि सरकार उनके पीछे खड़ी है, बैंकों का डर खत्म हो जाता है और वे बिना झिझक बड़ी रकम बाजार में उतार देते हैं। अच्छा, अब समझ में आया। मतलब कम लागत में पूरे बाजार का मनोविज्ञान बदल देना और तरलता को खोल देना। बहुत ही चतुर तंत्र है ये। हाँ, यही इस फ्रेमवर्क की खूबी है। लेकिन दस्तावेजों में एक शर्त भी है जिसने मेरा ध्यान खींचा है। इसमें पात्रता के लिए लिखा है कि ये योजना केवल उन कर्जदारों के लिए है जिनकी मौजूदा वर्किंग कैपिटल लिमिट और स्टैंडर्ड लोन अकाउंट 31 मार्च 2026 तक सक्रिय हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है। तो ये स्टैंडर्ड लोन अकाउंट वाली शर्त क्यों रखी गई है? क्या वे हर किसी को ये पैसा नहीं दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा उपाय है। स्टैंडर्ड लोन अकाउंट का सीधा सा मतलब ये है कि ये योजना उन व्यवसायों को बचाने के लिए नहीं है जो अपनी खुद की अक्षमता या खराब प्रबंधन के कारण पहले से ही डूब रहे थे। अच्छा, मतलब जो पहले से ही बीमार थे उन्हें ये इलाज नहीं मिलेगा? सही कहा। इसका मतलब है कि संकट आने से पहले वो व्यवसाय समय पर अपनी ईएमआई चुका रहा था। उसका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम साफ था। सरकार बस ये सुनिश्चित कर रही है कि ये करदाताओं का पैसा केवल उन्हें मिले जो वास्तव में स्वस्थ व्यवसाय चला रहे थे और जिन्हें केवल इस नए बाहरी झटके के कारण परेशानी हो रही है। बिल्कुल, ये कोई खैरात नहीं है, ये एक रणनीतिक बचाव है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अब जब हम इस फंड के विशाल आकार और इसके काम करने की तकनीकी बारीकियों को समझ चुके हैं, तो दस्तावेजों के अगले हिस्से पर चलते हैं। हाँ, आगे क्या है? यहाँ ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि ये सुरक्षा जाल अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों के बीच कैसे बांटा जा रहा है, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, जिन्हें हम एमएसएमई कहते हैं, और बड़े कॉर्पोरेट्स के बीच जो अंतर रखा गया है। अगर हम एमएसएमई क्षेत्र की बात करें तो स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि उन्हें 100% गारंटी कवरेज मिल रहा है। ये कवरेज उनके अधिकतम या पीक वर्किंग कैपिटल उपयोग के 20% तक सीमित रखा गया है। और दूसरी ओर जब हम गैर एमएसएमई यानी बड़ी कंपनी और उद्योगों की बात करते हैं तो उन्हें 90% तक का गारंटी कवरेज दिया जा रहा है। हाँ, उनके लिए प्रति कर्जदार अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए तय की गई है। इसके अलावा एक और बात जो इन दस्तावेजों में प्रमुखता से उभरी है वो ये है कि इस पूरी योजना में गारंटी शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। वो गारंटी शुल्क की माफी सच में एक बहुत बड़ा कदम है। इसका सीधा सा मतलब है कि कर्ज लेने की लागत कम हो जाती है। बिल्कुल। संकट के समय में जब मार्जिन पहले ही सिकुड़ चुके होते हैं तो बचाया गया हर एक रुपया व्यवसाय को जीवित रखने में मदद करता है। लेकिन यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो एमएसएमई और बड़ी कंपनियों के कवरेज के बीच का वो 10% का अंतर है। हाँ, मुझे भी ये थोड़ा अजीब लगा। मतलब छोटे उद्योगों को 100% सुरक्षा मिल रही है जबकि बड़ी कंपनियों को केवल 90%। अगर मैं इसे एक सेफ्टी हार्नेस या सुरक्षा बेल्ट के रूप में सोचूं तो इसका तर्क क्या है? क्या सरकार बड़े व्यवसायों को लेकर कम चिंतित है?
नहीं, ये चिंता कम होने की बात नहीं है। ये असल में जोखिम सहने की क्षमता का आकलन है। वो कैसे? देखिए, एक छोटे व्यवसाय या एमएसएमई के पास नकद भंडार बहुत कम होता है। उनका मुनाफा मार्जिन बहुत सीमित होता है। जब कोई बाहरी झटका लगता है तो उनके पास उस झटके को सोखने के लिए कोई वित्तीय कुशन नहीं होता। मतलब उनके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं होती। बिल्कुल, वे एक ऐसे व्यक्ति की तरह हैं जो बिना किसी सुरक्षा जाल के बहुत ऊंचाई पर रस्सी पर चल रहे हैं। जरा सी भी हवा उन्हें गिरा सकती है। इसीलिए उन्हें 100% के सेफ्टी नेट की जरूरत होती है। और बड़ी कंपनियों का क्या? वहीं बड़ी कंपनियों के पास अपने खुद के संसाधन होते हैं, विविध निवेश होते हैं और बाजार तक बेहतर पहुंच होती है। वे उस बचे हुए 10% के जोखिम की जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। ये तर्कसंगत लगता है। अगर मैं इस एमएसएमई की बात को जमीन पर उतार कर देखूं, तो मुझे आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक दूसरे से जुड़ाव समझ में आता है। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए कोयम्बटूर में कोई छोटी सी फैक्ट्री है जो कारों के लिए सिर्फ एक खास तरह का पेच बनाती है। अगर वो एमएसएमई बंद हो जाती है तो पुणे में बैठा वो बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट अपनी 15 लाख रुपए की कार पूरी नहीं कर पाएगा। सिर्फ उस 5 रुपए के पेंच की वजह से? हाँ, बिल्कुल। तो उस छोटी फैक्ट्री को 100% सुरक्षित रखना असल में पूरी अर्थव्यवस्था को पतन से बचाने के लिए जरूरी है। ये एकदम सटीक उदाहरण है। अर्थव्यवस्था के पहिए इसी तरह एक दूसरे में फंसे होते हैं। बड़ी कंपनियां एमएसएमई पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं और यही कारण है कि ये 100% गारंटी केवल उस छोटे कारखाने के मालिक के लिए नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि पूरे देश की निर्माण श्रृंखला बिना टूटे चलती रहे। एमएसएमई का ये तर्क तो पूरी तरह से समझ में आ गया, लेकिन इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक आंकड़े ने मेरे सोचने की पूरी दिशा ही बदल दी। कौन सा आंकड़ा? सामान्य उद्योगों और एमएसएमई के नियम एक तरफ हैं, लेकिन इस योजना में एक विशेष क्षेत्र है जिसे जो हिस्सा मिला है वो सच में चौंकाने वाला है। मैं बात कर रहा हूं एविएशन सेक्टर यानी एयरलाइंस की। हाँ, एयरलाइंस के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो निश्चित रूप से बहुत अलग हैं और पहली नज़र में बहुत भारी भरकम लगते हैं। बहुत ज्यादा भारी भरकम। आंकड़ों के अनुसार एयरलाइंस को गैर एमएसएमई की तरह 90% तक का गारंटी कवरेज मिलता है, लेकिन असली पेच ये है कि ये कवरेज उनके पीक क्रेडिट के 100% तक जा सकता है। और केवल ये नहीं, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो इसकी अधिकतम सीमा है। जहां एक सामान्य बड़ी कंपनी के लिए जो शायद हजारों लोगों को रोजगार देती हो, ये सीमा प्रति कर्जदार 100 करोड़ रुपए है। वहीं एक एयरलाइन के लिए ये सीमा 1500 करोड़ रुपए प्रति कर्जदार तय की गई है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। मतलब ये 15 गुना ज्यादा है। ये तो सीधा सीधा वीआईपी ट्रीटमेंट लग रहा है यार। और इसके साथ ऋण चुकाने की अवधि में भी बहुत बड़ी रियायत दी गई है। हाँ, दस्तावेजों में साफ लिखा है कि एमएसएमई और गैर एमएसएमई के लिए ऋण की अवधि 5 साल है, जिसमें मूलधन की वापसी पर 1 साल की छूट या जिसे मोराटोरियम कहते हैं वो शामिल है। सही। लेकिन एयरलाइंस के लिए ऋण की अवधि 7 साल रखी गई है और इसमें 2 साल का मोराटोरियम है। योजना भी 31 मार्च 2027 तक खुली रहेगी। अब मेरा सवाल यह है कि एक सामान्य बड़ी कंपनी को 100 करोड़ और एक एयरलाइन को 1500 करोड़ की विशाल सीमा क्यों? ये सवाल उठना लाजमी है। क्या वे सिर्फ उड़ने वाली बसें नहीं हैं? क्या वे पश्चिमी एशिया के संकट के प्रति किसी स्थानीय कारखाने की तुलना में इतने अधिक संवेदनशील हैं कि उन्हें चुकाने के लिए 2 अतिरिक्त साल भी चाहिए? देखिए, ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आ सकता है कि इतना बड़ा पक्षपात क्यों हो रहा है, लेकिन इस भारी अंतर को समझने के लिए हमें एयरलाइंस के व्यापारिक मॉडल की कठोर वास्तविकता को समझना होगा। तो उनकी वास्तविकता क्या है? पश्चिमी एशिया संकट का सबसे पहला और सबसे घातक असर कहाँ होता है? कच्चे तेल की कीमतों पर और विमान का ईंधन, जिसे एविएशन टर्बाइन फ्यूल कहते हैं। किसी भी एयरलाइन के संचालन खर्च का अक्सर 40 से 50% तक होता है। बाप रे, आधा खर्च सिर्फ ईंधन पर? बिल्कुल। तो जब तेल की कीमतें रातों रात उछलती हैं तो उनका सारा मुनाफा कुछ ही घंटों में वाष्पित हो जाता है। लेकिन वे टिकट की कीमतें भी तो बढ़ा सकते हैं। हाँ, बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। अगर टिकट बहुत महंगे हो गए तो लोग उड़ान ही नहीं भरेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है हवाई क्षेत्र या एयर स्पेस का बंद होना। अच्छा, वो कैसे प्रभावित करता है? पश्चिमी एशिया दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई मार्गों का चौराहा है। जब वहां मिसाइलें चल रही हों तो उड़ानों को सुरक्षित रखने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इसका मतलब है कि हर उड़ान में अनुमान से कहीं ज्यादा ईंधन जल रहा है या फिर कई उड़ानें पूरी तरह से रद्द करनी पड़ती हैं।
और जब उड़ानें रद्द होती हैं और एक हवाई जहाज जमीन पर खड़ा होता है, तो क्या वो पैसे बचा रहा होता है? बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक स्थानीय कारखाने को अगर कच्चा माल नहीं मिलता तो वो अपनी मशीनें बंद कर सकता है, बिजली बचा सकता है। लेकिन एयरलाइंस की निश्चित लागतें यानी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी भयानक होती हैं कि एक जमीन पर खड़ा हवाई जहाज सिर्फ और सिर्फ पैसे खाता है। वो कैसे? लीजिंग कंपनियां जो अक्सर आयरलैंड या कहीं और बैठी होती हैं, वे हर महीने लाखों डॉलर का किराया मांगती हैं, चाहे आपका विमान उड़े या ना उड़े। अरे बाप रे! हवाई अड्डों पर भारी पार्किंग शुल्क देना पड़ता है, हजारों कर्मचारियों का वेतन देना होता है। 100 करोड़ रुपए एक एयरलाइन के लिए शायद कुछ दिनों का भी खर्च ना हो। ये तो सच में बहुत ही भयावह परिदृश्य है। इसीलिए उन्हें 1500 करोड़ रुपए जैसी बड़ी सीमा और उभरने के लिए 7 साल जैसी लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। और यहाँ ये समझने जरूरी है, ये सिर्फ एक कंपनी को बचाने की बात नहीं है, ये महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को ढहने से बचाने की बात है। मतलब अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन? बिल्कुल। अगर एयरलाइंस बंद हुई तो सिर्फ यात्री नहीं रुकेंगे, जीवन रक्षक दवाएं, जरूरी कार्गो और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पूरी गतिशीलता पूरी तरह से ठप हो जाएगी। अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। मतलब ये सिर्फ एक सेक्टर को रियायत देने के बारे में नहीं है, बल्कि उस धमनी को कटने से बचाने के बारे में है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। एकदम सही। तो अभी तक हमने इस योजना की वर्तमान शर्तों, सीमाओं और अलग-अलग क्षेत्रों के लिए इसके अलग-अलग पैमानों पर बहुत विस्तार से बात की। लेकिन इस नीति के दस्तावेजों में इसके इतिहास और इसकी विकास यात्रा का भी जिक्र है। मुझे लगता है कि इस ढांचे के अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, किसी भी नीति को गहराई से समझने के लिए उसका ऐतिहासिक संदर्भ बहुत जरूरी होता है। नीतियाँ शून्य में नहीं बनती, वे पिछली सफलताओं और विफलताओं से विकसित होती हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर हम स्रोत सामग्री में दिए गए इतिहास पर गौर करें तो ये ECLGS कोई रातों रात जन्मी नई अवधारणा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत मूल रूप से मई 2020 में हुई थी और हम सभी जानते हैं कि वो समय क्या था। वो कोविड महामारी का शुरुआती दौर था, जब पूरी दुनिया सचमुच में बंद कमरों में कैद हो गई थी। वह एक अभूतपूर्व स्थिति थी। आधुनिक इतिहास में पहली बार पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को अचानक पॉज कर दिया गया था। कारखाने बंद थे, बाजार बंद थे और व्यवसायों के पास तरलता बिल्कुल शून्य हो गई थी। हाँ, वो बहुत डरावना समय था। तब यह योजना एक जीवन रक्षक वेंटिलेटर की तरह लाई गई थी और दस्तावेजों के आंकड़े बताते हैं कि इसने काम किया। हाँ, मैंने देखा। विभिन्न संस्करणों से गुजरते हुए इसने अब तक 1.1 करोड़ से अधिक MSME को समर्थन दिया है और उन्हें 3.7 लाख करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान की है। 1.1 करोड़ छोटे व्यवसाय, ये संख्या बहुत विशाल है। मतलब ये सिर्फ व्यवसाय नहीं है, ये लाखों करोड़ों परिवारों की आजीविका है। हाँ, और अब जो संस्करण हमारे सामने है, संस्करण 5.0, यह किसी वायरस के लिए नहीं है। बिल्कुल, दस्तावेजों में स्पष्ट लिखा है कि इसे विशेष रूप से वर्तमान वैश्विक अनिश्चितता के बीच नौकरियों को सुरक्षित रखने, घरेलू उत्पादन को बनाए रखने और सप्लाई चेन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कैलिब्रेट या व्यवस्थित किया गया है। ये कैलिब्रेशन ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नीति निर्माताओं ने देखा कि जो तंत्र महामारी जैसी मेडिकल इमरजेंसी में काम कर गया, उसे अन्य प्रकार के झटकों के लिए भी ढाला जा सकता है। उन्होंने मापदंडों को बदला और इसे वर्तमान भू राजनीतिक संकट के अनुसार तैयार किया। तो यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। जो योजना एक मेडिकल इमरजेंसी के जवाब में शुरू की गई थी, वो अब युद्ध और भू राजनीतिक झटकों से बचने की ढाल बन गई है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ECLGS अब केवल एक अस्थायी उपाय नहीं रह गया है? क्या हम ये मान लें कि संकटों के इस नए युग में यह अर्थव्यवस्था का एक स्थायी शॉक एब्जॉर्बर बन गया है? ये एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष है और शायद सच भी है। दुनिया का काम करने का तरीका अब पूरी तरह से बदल गया है। पहले आर्थिक मंदी दशकों में एक बार आती थी और वो भी मुख्य रूप से वित्तीय कारणों से। हाँ, जैसे 2008 का संकट। सही कहा। लेकिन अब दुनिया इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है कि एक वायरस, किसी नहर में फंसा एक जहाज या 2 देशों के बीच का तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर सकता है। अनिश्चितता अब कोई अपवाद नहीं है, ये एक नई सामान्य स्थिति बन गई है। न्यू नॉर्मल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। इसलिए सरकारों को ऐसे नीतिगत उपकरणों की आवश्यकता है जो हमेशा तैयार रहें और जिन्हें किसी भी बाहरी झटके के समय तुरंत स्विच ऑन किया जा सके।
ECGS बिल्कुल ऐसा ही एक लचीला और शक्तिशाली उपकरण बनकर उभरा है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो हमारे सामने तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हाँ, हमने काफी कुछ कवर किया है। हमारे पास 2.55 लाख करोड़ रुपए का एक विशाल वित्तीय सुरक्षा जाल है। ये जाल इसलिए बिछाया गया है ताकि उन व्यवसायों को डूबने से बचाया जा सके जो अपनी किसी गलती के कारण नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे कोने में चल रहे भू राजनीतिक उथल-पुथल के कारण तरलता की कमी का सामना कर रहे हैं। और हमने देखा कि ये जाल बहुत ही सोच समझकर और रणनीतिक रूप से बुना गया है। इसमें सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 100% सुरक्षा दी गई है, क्योंकि उनके पास झटके सहने की ताकत कम होती है और वे बड़ी कंपनियों के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। हाँ, और बड़े कॉर्पोरेट्स को 90% की सुरक्षा दी गई है। बिल्कुल। और एविएशन जैसे विशेष क्षेत्रों को, जो अंतर्राष्ट्रीय झटकों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं और जिनकी लागतें बहुत भारी हैं, उन्हें 1500 करोड़ रुपए तक की विशेष सुरक्षा और उभरने के लिए अधिक समय प्रदान किया गया है। और ये पूरी कवायद केवल कंपनियों की बैलेंस शीट को सुंदर दिखाने के लिए नहीं है। अंततः इसका उद्देश्य देश के भीतर उत्पादन के पहिए को चालू रखना, आपूर्ति श्रृंखला की कड़ियों को टूटने से बचाना और सबसे महत्वपूर्ण बात, आम लोगों की नौकरियों को सुरक्षित रखना है। एकदम सही, क्योंकि जब कारखानों में कार्यशील पूंजी बहती रहती है तो कर्मचारियों के घरों का चूल्हा भी जलता रहता है। ये आर्थिक स्थिरता के लिए सच में एक बहुत ही सक्रिय दृष्टिकोण है। हाँ, ये इस बात की स्वीकारोक्ति है कि हम सीमाओं के बाहर की घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके प्रभाव से अपने लोगों और उद्योगों को जरूर बचा सकते हैं। और इस विस्तृत विश्लेषण के अंत में इन सभी दस्तावेजों को खंगालने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा विचार उभर कर आता है। सीखने वालों के लिए ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर वे खुद विचार कर सकते हैं। हाँ, वो क्या है? अगर पश्चिमी एशिया जैसे किसी दूरस्थ स्थान पर होने वाला बाहरी संकट हमारे घरेलू उत्पादन और स्थानीय नौकरियों को इस हद तक प्रभावित कर सकता है कि सरकार को अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बार बार 250 करोड़ रुपए जैसे विशालकाय सेफ्टी नेट बिछाने पड़े, तो क्या आज की इस अति जुड़ी हुई दुनिया में एक पूरी तरह से स्वतंत्र या अछूती स्थानीय अर्थव्यवस्था होने का विचार महज एक भ्रम बनकर रह गया है? ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जो अर्थशास्त्र की बुनियादी परिभाषाओं को ही चुनौती देता है। जब हवा और समुद्र के रास्ते हर देश एक दूसरे से जुड़ा है, तो क्या कोई भी अर्थव्यवस्था अब सही मायने में अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित होने का दावा कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के समाप्त होने के बाद भी गूंजता रहेगा। इस गहन चर्चा में जुड़ने और इन जटिल दस्तावेजों को इतनी सरलता से खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये चर्चा सच में बहुत ज्ञानवर्धक रही। अगली बार हम किसी और महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतरेंगे।